नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने हम एक नए विषय के साथ आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को हम मजबूत कर सकें। इसी दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर कि क्या है उपभोक्ता के कानूनी अधिकार। अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं, किसी चीज के लिए पैसा देते हैं, अगर आपको वो चीज उसी अवस्था में नहीं मिलती जिस अवस्था में आपने खरीदी है या फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं, तब आपके पास क्या कानूनी अधिकार बनते हैं, कहां शिकायत करें, कैसे शिकायत करें, कॉम्पनसेशन का अधिकार, कॉम्पनसेशन का क्राइटेरिया क्या है, इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और उपभोक्ता के अधिकारों पर बेहतर जानकारी के लिए साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह की कोई भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो उनमें बेहतर सहायता के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस अर्चना पाठक दवे। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के दौरान। सबसे पहले मैं उपभोक्ता के अधिकार से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं कानून के तहत उपभोक्ता को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उपभोक्ता को हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन किया गया है कि उपभोक्ता कौन है। एक उपभोक्ता होने के लिए ज़रूरी है कि आपने कोई गुड्स खरीदी हो या कोई सर्विसेज खरीदी हो, उसके लिए आपने पैसा दिया हो या फिर कोई प्रॉमिस दिया हो कि हम इतने टाइम में ये पैसा देंगे। मतलब ये प्रो बोनो नहीं होना चाहिए, फ्री में आपको मिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो पैसा देना या प्रॉमिस उसके लिए देना ज़रूरी है। सर्विसेज भी इसके अंदर आती हैं। इसमें ये भी है कि अगर आपने वो गुड्स या सर्विसेज अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ली हो, आपको उसका कमर्शियल यूज नहीं करना है जी। वो उसके अंदर बाधित है। अगर वो कमर्शियल यूज के लिए ली गई है देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। कमर्शियल में एक जो थोड़ी टेक्निकल मैं आपको और क्लियर करूंगी ये बात कि कमर्शियल के अंदर अगर सपोज आपकी एक छोटी सी दुकान है या आप एक कुछ छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं जो कि आप अपनी लाइवलीहुड के लिए चलाते हैं तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी 10 दुकानें हैं और आप उसके लिए चीजें खरीद रहे हैं तब आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। जी, ठीक बात है। बहुत छोटे वजह से हम शुरुआत करते हैं। अगर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं, कुछ गड़बड़ी उसमें आ जाती है, हम उसको घर लेकर आते हैं, वो ढंग से काम नहीं करता या फिर वारंटी पीरियड के अंदर वो ढंग से काम करना बंद कर देता है, तो शिकायत की जाती है जाहिर तौर पर वहीं से जहां से सामान आपका लिया जाता है। अगर वहां पर शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तब उस उपभोक्ता के पास क्या अधिकार रहते हैं, फिर समस्या अपनी कहां लेकर जाए। देखिए, एक प्रोसीजर है, मैं आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। पहली चीज तो यह है कि आपने जो चीज खरीदी हुई है उसका बिल आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये चीज आपने खरीदी है। तो बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि आप कहें कि हमने खरीदी है और दुकानदार आके बोले कि नहीं हमसे तो ली नहीं गई है। तो बिल जरूर लें, जो भी आप चीज खरीद रहे हैं उसका बिल जरूर लें। वो इसलिए भी जरूरी है, कई बार लोग सोचते हैं टैक्स लगेगा और बिल के, अगर हम पक्का बिल बनवाएंगे तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप चाहेंगे कि हम उसमें कोई फॉल्ट है उस चीज में और आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, तब आपकी जो कंप्लेंट है वो एडमिटेड नहीं होगी क्योंकि आपके पास बिल नहीं है। तो बिल होना पहली चीज है। दूसरा यह है कि एक जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर
जैसे एक 3 टियर सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हैं रिड्रेसल के लिए, स्टेट कंज्यूमर फोरम्स हैं और नेशनल कंज्यूमर फोरम है। तो जो अमाउंट है आपकी, जो भी आपने चीज़ खरीदी है या सर्विसेज ली हैं, उसका अमाउंट अगर 20 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाएंगे, अपनी कंप्लेंट वहां आप रजिस्टर करेंगे। अगर वो 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। 1 करोड़ से ऊपर के लिए आप डायरेक्ट नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका कितने अमाउंट का आपका गुड्स है, सर्विसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फोरम का चयन करेंगे। एक कंप्लेंट फाइल होती है। प्रोसीजर देखिए, दिस कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं और जो एक्ट है ये इस तरह से बनाया गया है कि जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल हो, आम उपभोक्ता उसको इजीली समझ सकें और उसके लिए न्यायालय में जा सकें। वकील करना आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत फ्रेंडली है, वहाँ पे बहुत टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। अगर कंज्यूमर खुद चाहे तो वह खुद भी जाकर वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। कंप्लेंट का प्रारूप बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं है। आप चाहें तो आप रिटन भी कंप्लेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, वह भी एंटरटेन की जाएगी। आप खुद जाके फाइल कर सकते हैं। प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। और जो टाइम लिमिट है इसके अंदर वो ये है कि आपको जब कॉज ऑफ एक्शन आपका हुआ विद इन 2 years ऑफ दैट आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। डिले का इसके अंदर 2 साल का टाइम है। कोशिश करें कि विद इन दैट पीरियड आप फाइल कर सकें। ठीक बात है, लेकिन मैम एक बार कंप्लेंट दायर करने के बाद क्या इस बात का भी कोई टाइम पीरियड निर्धारित है कि कितने वक्त के अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी? देखिए, वैसे तो टाइम पीरियड बहुत निर्धारित है। एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल की, उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो लग जानी चाहिए, वो सब है। लेकिन हमारे यहाँ जो डिलेज एंड लैचेस हैं सिस्टम में वो काम करते हैं, टाइम लगता है। एक्ट के हिसाब से उतना नहीं चल पाते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर ये है कि जो देरी है वो किसी ऐसी, मतलब उसका जो कारण है वो क्या है। अगर आप देखिए, अगर जजेस पूरे नहीं हैं, मेंबर्स पूरे नहीं हैं, तो देरी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अदरवाइज टाइम निर्धारित है इसकी। ठीक बात है मैम। क्या सिर्फ अगर जो चीज़ आपने खरीदी है उसमें कोई खराबी निकलती है, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं उपभोक्ता के अधिकार, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विस अगर जिससे आपने चीज़ खरीदी है उसने प्रॉमिस किया है उसका चीज़ को खरीदने के बाद कुछ सर्विसेज देने का भी, अगर वो सर्विस नहीं मिलती हैं तब भी हम शिकायत कर सकते हैं क्या? जी, मैंने आपको बताया सेक्शन 2D के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो जैसे कि आप देखें इंश्योरेंस इंडस्ट्री कवर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। आपको मान लीजिए मेडिकल सर्विस में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो इसके अंदर कवर्ड है, मेडिकल सर्विसेज कवर्ड है। हॉस्पिटल के अंदर आपका कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल, वह सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक फेमस केस भी है, इंडिकल मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस शांता, 1995 का केस है। उसके अंदर ये क्लियर किया गया था, ये चारों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। आपने इंश्योरेंस ले रखा है, मेडिक्लेम ले रखा है। अब अगर आप ये क्लियर कर पाएँ कि ऑब्वियसली आपके जो टिकट्स होंगे, आपके जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, डायग्नोसिस है, अगर डॉक्टर ने आपका गलत ट्रीटमेंट किया है तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मना नहीं कर सकती आपने जो इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है वह देने से। जी, ठीक बात है। इस वक्त सुनील साहू झांसी से हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सुनील, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी नमस्ते मैडम, असलम मैडम जी। जी सर, अपनी बात रखिए आप। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोर्ट में अगर मुकदमा पंजीकृत है 306 309 की धारा के अंतर्गत मैडम जी, तो उससे 2008 में ये मुकदमा लगाया गया था जी, और अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला सर, जो कि शासन ने लगाया है, परंतु शासन ने इस पर कोई अमल नहीं किया। ना एक ही पार्टी आती है, दूसरी विपक्ष पार्टी आती नहीं है। चलिए सुनील, हालांकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां तक आपकी बात में समझ पाया हूं, पहले तो बहुत जरूरत होगी सुनील कि आपका जो मुकदमा है इसके कागजात पहले हम लोग देख लें। तो एक काम कीजिए कि हमारा जो लगातार ऑफिस का पता जो यहाँ पर लगातार फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, दोहरा देता हूँ आपके लिए, A9 सेक्टर 68 नोएडा,
पिन कोड हमारा है 201309। यहाँ पर अपने कागजात की फोटोकॉपी एक बार आप भेज दीजिएगा तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। और अर्चना जी, जहाँ तक इनकी बात मैं समझ पाया, उनका समस्या यह है कि इस केस के दौरान ये तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी अक्सर नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से इस केस के निस्तारण में इनको डिले हो रही है। तो इसका क्या कुछ कानूनी प्रावधान है हमारे पास? देखिए, क्रिमिनल केस के बारे में ये बात कर रहे थे तो आई एम श्योर ये एविडेंस के स्टेज पर चल रहा है या विटनेस होंगे, ये मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इस केस में किस तरह से थे। तो ज़रूरी है एविडेंस के स्टेज पर। देखिए, हर किसी को एक एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं, अगली पार्टी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, पुलिस का काम है। नॉर्मली जो जजेस होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, अगर उनको लगता है कि जानबूझ के इवेड किया जा रहा है तो वो उसको ऑर्डर करते हैं कि अगली बार अगर आप नहीं आए तो आपको वारंट दे के भी बुला लिया जाता है। तो एक बार कागज अगर आएंगे तो हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे और इनका निस्तारण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अच्छा, जानना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होते हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के जो मेंबर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के हों। उसके अलावा 2 मेंबर्स और होने चाहिए, उसमें से एक विमेन हो, ये भी ज़रूरी है। देन स्टेट कंज्यूमर के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो एक हाई कोर्ट जज के लेवल के होने चाहिए। उनके जो मेंबर्स हैं 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए उसके अंदर, उसमें भी एक विमेन हो, ये ज़रूरी है। नेशनल कंज्यूमर फोरम के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लेवल के होते हैं, जो चेयरमैन कहलाते हैं, प्रेसिडेंट कहलाते हैं। एंड उसके अलावा 4 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। उसमें भी ये ज़रूरी है कि एक विमेन पार्ट हो उनके मेंबर्स की। उसमें विशेषज्ञ भी रहते हैं। जुडिशल मेंबर्स के अलावा जो मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट जजेस भी, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस भी रह सकते हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। उसके अलावा कुछ विशेषज्ञ भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड के कोई विशेषज्ञ हो गए, बिकॉज बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मेडिकल फील्ड के केसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड हैं, वह भी आते हैं। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक मेडिकल फील्ड से भी होते हैं, ताकि बेहतर तरीके से देखा जाए। क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, नेशनल फोरम में मैं जाती हूँ, तो केसेस आपके पास जो आते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी हमारे पास डायग्नोसिस आती है मेडिकल केसेस के अंदर, उनकी सीटी स्कैन्स और वो सब उनके मेडिकल दस्तावेज आते हैं। तो उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ा जाए, किसी के साथ कुछ अन्याय न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विशेषज्ञ हो जो कि हेल्प कर सकें। और उस तरह के जो केसेस हैं फिर उन्हीं मेंबर्स की बेंच में लगाए जाते हैं। ठीक है मैम। इस वक्त बनारस से श्वेता हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। श्वेता, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी श्वेता। हाँ सर, हेलो श्वेता, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग समझ पाएं। हेलो सर, हम BHU के स्टूडेंट हैं। जी यस सर, हम श्वेता नाम है मेरा सर, मैं BHU के स्टूडेंट हूँ। मैंने सर SSC का एग्जाम दिया हुआ था। जी हेलो जी। चलिए श्वेता, आपका नंबर हमारे पास पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आप तक जुड़कर आप तक निश्चित तौर पर बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। मैम, साथ में ये भी जानना चाहता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं अगर हम कंज्यूमर लॉ की बात करते हैं तो? देखिए, अभी तक हमने अधिकारों की बात की कंज्यूमर्स के। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि हमारा सेक्शन 26 में डिस्क्राइब्ड है कि अगर उपभोक्ता ही गलत कर रहा है, आपने फ्रिवलस वेक्शियस कंप्लेंट्स फाइल की हुई हैं क्योंकि आपकी किसी दुकानदार से नहीं बन रही है, तो आपने सोचा कि हम क्योंकि उपभोक्ता हैं और हमारे लिए इतना अच्छा बेनेवलेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ये है, तो हम इनके खिलाफ कुछ झूठी कंप्लेंट्स दायर कर सकते हैं। तो उसके अंदर सेक्शन 26 आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने ऐसी झूठी कंप्लेंट्स की तो आपकी वो कंप्लेंट न केवल खारिज की जाएगी बल्कि आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि हम हर बार यही बात करते हैं कि उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपकी कंप्लेंट सही होनी चाहिए। सेक्शन 27 के अंदर पेनल्टीज हैं, जैसे कि जो भी फोरम्स के ऑर्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के या नेशनल कमीशन के ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वक्त।
राकेश हमारे दर्शक रायगढ़ से जुड़ चुके हैं हम तक। राकेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी 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 दरअसल हमने एक समर टेबल लगवाया है जी। एक समर टेबल लगवाया है बड़ौदा कंपनी का जी 4 अप्रैल 2016 को जी। और उसमें 1 ईयर गारंटी लिखी है, लेकिन दुकानदार ने हमको वारंटी दिया है। और हमारा जो समरसेबुल है वो हर बार जितनी बार हम उसको ऑन करते हैं उतनी बार वो गिर जाता है, एमसीबी गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या अभी कंप्लेन करें या साल भर के बाद यानी अप्रैल के बाद कंप्लेन करें? हालांकि कंप्लेन तो हमने कर दिया है जी। परंतु समस्या इस बात की है कि उसमें वारंटी और गारंटी में हम उस मशीन को दोबारा बदल रिप्लेस कर सकते हैं जी। नहीं, तो जो IC आपके पास जो मशीन के साथ आपको जो पेपर मिले थे उसमें वारंटी लिखी है कि गारंटी लिखी है? जी जी उसमें वारंटी लिखी, लेकिन दुकानदार ने हमको गारंटी लिख के दिया है। जी, ठीक बात है। अर्चना जी, आपके पास में आऊंगा इस चीज के लिए। देखिए, बहुत टेक्निकल इशू है और बहुत बारीक रेखा है इस वारंटी और गारंटी के इशू में। वारंटी हमेशा लिखित होती है। वारंटी कैन इंक्लूड अ गारंटी, लेकिन वारंटी लिखित है, गारंटी जरूरी नहीं है लिखित हो। जब हम आमतौर की बोलचाल की भाषा में भी हम कह देते हैं, किसी को एक वर्बल अश्योरेंस देते हैं कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, तो वो गारंटी है। लेकिन वारंटी लिखित होगी। जो भी हमारे हमको जिन्होंने फोन किया, मैं ये ध्यान नहीं दे पाई कि कब उन्होंने खरीदा था, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर। पहली बात तो अगर इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि आपको इसका रिप्लेस किया जाएगा या रिपेयर किया जाएगा, तो आपको तुरंत जाना चाहिए, आपको उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, और जरूरी है कि जब आप उनके पास जाते हैं कुछ लिखित आपके पास होना चाहिए कि आप उनके पास गए, आपने उन्हें अपनी समस्या बताई, उसके बाद उन्होंने उसका क्या निस्तारण किया। अगर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपके पास लिखित में होना चाहिए कि कितनी बार आप गए, आपका प्रोडक्ट कवर्ड है। और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो मेरा आपको सुझाव ये है कि आप कह रहे थे कंप्लेंट दायर की है, मैं नहीं समझ पाई कंप्लेंट आपने अपने दुकानदार को दी है या कंज्यूमर फोरम में दाखिल की है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपका कॉज ऑफ एक्शन से इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक बार जरूर जाइए दुकानदार के पास, अगर वो नहीं उसका निस्तारण करता है तो आप उसकी कंप्लेंट अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगी। मुझे लग रहा है 20 लाख से कम का ही होना चाहिए ये मामला, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए। आप खुद भी जा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप वकील करें और आप उसके ऊपर पैसा खर्च करें। आप खुद जाकर अपनी नॉर्मल भाषा में जो आप लिखते हैं वो लिख के अपना बिल लगाइए, उन्होंने आप कब गए दुकानदार के पास और उन्होंने क्या निस्तारण किया, उसकी कुछ कागजात आपके पास होने चाहिए, ताकि बस ये दिखाने के लिए कि आपकी जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है। चलिए, उम्मीद करता हूं मैं राकेश की जो बात कही है अर्चना जी ने वो आपके लिए बेहतर काम कर साबित होगी। इस वक्त सोहन सिंह अजमेर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सोहन जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार जी नमस्कार। मैं कह रहा हूँ, हमारी 2-3 महीने पहले हमारे पड़ोस को झगड़ा हुआ था जी। हाँ, तो उसमें पुलिस ने जांच करी, हमारा कोर्ट में चालान पेश करा, उसमें नाम हटा दिया हमारा जी। तो वो अगली पार्टी ने क्या करा, कोर्ट में वापस हमारा नाम वापस जुड़वा दिया था जी। नाम और धारा वापस जुड़वा दो। अब हमको क्या करना चाहिए सर? ठीक है सोहन जी, दरअसल ये चीज़ें देखने वाले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि किन धाराओं में मुकदमा आपका दर्ज किया गया और पुलिस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या दिया गया है कोर्ट को लेकर कि उस वक्त वस्तु स्थिति क्या थी। तो बेहतर होगा कि जो आपके केस से संबंधित जो भी कागजात हैं वो कागजात आप हम तक भेज दीजिए। हमारा जो पता है ऑफिस का वो लगातार फ्लैश हो रहा है, इस पते पर अपने कागजात आप भेज दीजिए, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे आपको कोई भी सहायता, कोई भी सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त गोरखपुर से जयराम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जयराम, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, जैसे हमारे दादा बाबू की जो पैतृक संपत्ति है सर जी, तो सर पिताजी हमारे जान लीजिए एक भाई को लिखना चाह रहे हैं, तो सर उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया सर? नहीं, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया जा रहा हूँ, अपनी बात आप दोहराइए जरा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हमारे पास। जैसे सर जो पैतृक संपत्ति होती है दादा बाबा की। जी हेलो जी जयराम, की आवाज हम तक पहुंच रही है। जी सर, जैसे जो पैतृक संपत्ति होती है दादा बाबा की जी सर, उसको हमारे पिताजी हैं, हम लोग 2 भाई हैं सर, तो एक भाई को देना चाह रहे हैं सर, तो उसके लिए सर कोई सिस्टम मान लीजिए कोई जानकारी सर
कानूनी इसमें क्या करें, हम क्या ना करें, ताकि है। वो मिले तो दोनों लोग को मिले। जी ठीक बात जयराम जी। अर्चना जी आपके पास मैं आता हूँ इस चीज़ के लिए कि जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि अगर उनके पिताजी ने जो संपत्ति अर्जित की है उसको तो बांटने का अधिकार वो रखते हैं, लेकिन जो उनकी जो पैतृक संपत्ति होगी वो मेरे ख्याल दोनों बराबर बंटनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे जो समझ में आ रहा था, ये कह रहे थे कि दादा बाबा की प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली उसमें जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनका उसके अंदर हिस्सा बनता है। तो इनके पिताजी केवल ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके पास वो जानी चाहिए। पिताजी ने अगर अर्जित की है तो उनका अधिकार है कि वो जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का मामला है। मैं आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरह से दिखाएं और यहाँ पे आप भेजें ILRF के हमारे इनिशिएटिव में, तो आई थिंक हम आपको बेटर असिस्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका भी इस शो में आने के लिए, बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताने के लिए और जो दर्शकों की समस्या रही है उनमें बेहतर सहायता पहुंचाने के लिए।